हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? ओके, हाउ आर you all? I hope you all are doing well. Okay, from today we are going to start a new series from the class 10th history book. ठीक है भाई, देखो बहुत इंग्लिश बोल ली। मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। और पहली बात हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। माय नेम इज़ दीपिका, ओके। और ये मेरी पहली वीडियो है और हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं कि ये जो मेरी पहली वीडियो है वो थोड़ी सक्सेसफुल हो ही जाए। थोड़ी नहीं, बिल्कुल हो सक्सेसफुल। मेरे लिए नहीं तो आपके लिए तो बिल्कुल ही हो, कि आपको पसंद आए कि मैंने जिस तरीके समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो कमेंट बिल्कुल करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लाइन तो सुनी ही होगी, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। और इस वीडियो में जितनी भी आपको नोट्स देखने को मिलेंगे वो सब मेरे बनाए हुए नोट्स से, वो बहुत इजी लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। और इस वीडियो को, सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में रख रहे हैं। ये पहला पार्ट है क्योंकि मेरा ये कहना है कि हिस्ट्री को अगर तुम एकदम लंबे टाइम, एकदम लंबी वीडियो बना दोगे ना तो बच्चा बोर हो जाता है। इसलिए मैंने ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई है, ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ताकि कोई बोर भी ना हो और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाएँ। क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो तो आप लोग पेपर के एक दिन पहले ही देखोगे, तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से और इजी तरीके से समझाने की भी कोशिश की है, तो पसंद ही आने वाला है मेरे ख्याल से। तो कमेंट कर दीजिएगा और इस PDF की हम लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डालना भूल जाऊँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम डाल देंगे। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, जिसमें हम बताते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर की शुरुआत हमारी शुरू करी जाए। ओके, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमारी 1848 से। 1848 में क्या होता है? 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सोरियो, राइट। फ्रेडरिक सोरियो, उन्होंने एक अपनी इमेजिनेशन से कुछ 4 पिक्चर्स ड्रॉ की थी। मैं आपको अभी ये 4 पिक्चर्स दिखा रही हूँ। तो जो अभी आप ये इमेजेस देख रहे हो, हालांकि ये 4 इमेजेस नहीं है तो ये 6, तो हम बताते हैं, ठीक है। तो जिनको बोला गया द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डोमेस्टिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा NCERT में अगर आप देखो तो, ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ को समझना कि पहली बात तो फ्रेडरिक सोरियो की ये एक इमेजिनेशन दुनिया थी, ये कोई एक रियल फ़ोटो है ही नहीं, ठीक है, कि हाँ कोई रियल फ़ोटो बना दी गई ऐसा कुछ हुआ है, नहीं। ये उनकी इमेजिनेशन थी। इमेजिनेशन ये सोचते थे कि काश ऐसा होता। इनका ये मतलब था कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया सोची जहाँ सब जगह डेमोक्रेसी और रिपब्लिक हो। जैसे आप लोग नहीं सोचते हो, लड़कियाँ सोचती हैं काश कोई महलों का राजा हो, कोई राजकुमार हो जो मुझे घोड़े पे लेके आए, घोड़े पे लेके आए, ठीक है। मतलब ये कोई इमेजिनेशन होती नहीं है तुम लड़कियों की, लड़कों की भी होती है। तो इस इमेजिनेशन को तो हम लोग एक रियल दुनिया से तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकती, राइट। जो चीज़ नहीं हो सकती उसको हम लोग एक इमेजिनेशन करके उसको ड्रॉ करते हैं। यही चीज़ फ्रेडरिक सोरियो ने किया। उन्होंने ये चीज़ इमेजिन करी जो उनके हिसाब से हो ही नहीं सकती है, ये या हुई नहीं है, जो क्योंकि वहाँ पे ना कोई डेमोक्रेसी है ना रिपब्लिक है। बस वो चाहते थे काश हमारी ये दुनिया ऐसी है, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जगह हो, ऐसी कोई जगह हो जहाँ डेमोक्रेसी और रिपब्लिक हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? समझ रहे हो ना? सो इन्होंने इस चीज़ को नाम दिया द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डोमेस्टिक एंड सोशल रिपब्लिक। ओके, तो अब हम लोग इस इमेज को समझते हैं, ठीक है। तो इस इमेज में क्या है, तो जो आप इमेज देख रहे हो ना ऊपर,
मैं तो इस वीडियो में वो इमेज नहीं लाऊंगी, आपके पास बुक होगी, आप वो बुक खोल के देखना वो इमेज। तो अब जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, उसमें फ्रेडरिक सोरियो एक डोमेस्टिक और रिपब्लिक वर्ल्ड की इमेजिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो तुमको एक स्टैचू दिख रहा होगा जो एक क्या साइन करता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, आज़ादी, समझे, आज़ादी को शो करता है। इसके एक हाथ में तुम देखो कि टॉर्च होगा और दूसरे हाथ में होगा ह्यूमन राइट्स का चार्टर, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या प्रेजेंट करता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम और आज़ादी। ठीक है, समझ लो ना, समझो इस चीज़ को। ठीक है, अब स्टैचू के सामने देखो, ग्राउंड पर तुम देखोगे कि मोनार्की सिस्टम के सिंबल बिखरे हुए हैं। अब तुम लोग पूछो कि मैम मत बोलो यार, दीदी बोलो यार, बड़ी नहीं हूँ ज़्यादा, छोटी हूँ, नहीं मतलब इतनी भी छोटी नहीं हूँ, बट हाँ मैम मत बोलो, दीदी बोलो, एजुकेटर दीदी हो तुम्हारी, ठीक है। ठीक है। तो मोनार्की सिस्टम क्या होता है? अब भाई तुम लोग पूछोगे, ऑब्वियसली बात है, मोनार्की सिस्टम वो होता है जहाँ राजा महाराजा का सिस्टम होता है। ठीक है, कि भाई जो राजा ने कह दिया वो करना ही पड़ेगा। राजा ने कहा है कि गला काट के रख दो तो गला काट के रखोगे तुम, समझे। ये है मोनार्की सिस्टम, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब राजा के पास क्या होता है, क्राउन होते हैं, ठीक है, रॉयल कपड़े होते हैं, वो तलवार होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नीचे देखो बिखरे होंगे। ठीक है, इसका सिंपल मतलब क्या है बच्चों, कि लोग अब राजा महाराजा का जो सिस्टम है, जो उनका सिस्टम है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि उस टाइम जब फ्रेडरिक सोरियो ये इमेजिनेशन कर रहे थे तो उस टाइम तो ऐसा ही सब था ना, मोनार्की सिस्टम थी, रूल करती थी, राजा महाराजा रूल करते थे, राइट। तो वो ये सब पसंद ना करके ये सब इमेजिन कर रहे थे, काश ऐसा हो कि मोनार्की सिस्टम बिखर जाए, टूट जाए। ठीक है, एक डेमोक्रेसी कंट्री बने हमारी। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो इसका ये मतलब हुआ, समझ रहे हो। अब तुम लोग देखना कि पिक्चर में एक लंबी सी लाइन में डिफरेंट नेशन के लोग आ रहे हैं, लंबी सी लाइन में। अब इतनी अच्छी आंखें तो है नहीं तुम लोगों की, लेकिन जो बुक में लिखा है वही बताऊंगी ना मैं। ओके, तो डिफरेंट जो लाइन है, डिफरेंट नेशन के लोग आ रहे हैं। ये लोग मोनार्की को डिस्ट्रॉय करते हुए लिबर्टी क्या बताया मैंने, आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। समझो जैसे कि एक रैली नहीं जाती है, रैली देखी होगी तुम लोगों ने। तो रैली का मकसद क्या होता है, इनका गोल क्या होता है, इन लोगों का एक ही गोल है कि मतलब एक गोल के लिए, मतलब गोल क्या होता है भाई, एक गोल के लिए चल रहा है कि हाँ भाई हमको गोल इनका क्या है, फ्रीडम, इक्वालिटी। तो उस गोल के लिए ये लोग चल रहे हैं, एक रैली की तरह लाइन बनाए हुए हैं और लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अब देखो, अब ऊपर देख लो तुम लोग, गॉड है, गॉड दिख रहे हैं तुम लोग, क्रिश्चियन दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं, प्रीस्ट दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं। अब वो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब बहुत खुश हैं कि वाह मेरे बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सारे मोनार्की, राजा महाराजा, इन सब का जो भी रूल था, इन सब को कुचलते हुए आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या बात है। तो ये खुश हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं ये, समझे। इसमें देखो आर्टिस्ट का मतलब क्या हुआ, कि आर्टिस्ट ये दिखाना चाहता है कि ये काम सही है, डिवाइन सपोर्ट भी है, राइट। ये काम बिल्कुल सही है भाई, भगवान का साथ है तो काम सही है। समझ रहे हो, वही चीज़ है ये, ठीक है। अब आगे बढ़े। ओके, तो हमारा ये दूसरा टॉपिक है, हालांकि ये दूसरा टॉपिक नहीं है, ये एक ही टॉपिक में से जो जितने बड़े बड़े आप में जो बड़े बड़े पैराग्राफ दिख रहे हैं, आप डर जाते हो पैराग्राफ देख के ना, उसको मैंने हर एक पैरा को, जितने भी पैरा हैं उसमें हर एक पैरा को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रही, मैं उस हर एक पैरा को अच्छे से छोटे छोटे पार्ट्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, बट इसको हम 2 पार्ट में ही रखेंगे, एक साथ नहीं रखने वाले, ठीक है। तो ये आ गया प्रोसेशन का सीक्वेंस, ठीक है। अब प्रोसेशन क्या होता है, अब
अगर तुम इसे कहानी की तरह पढ़ोगे ना, मतलब स्टोरी बचपन में जितनी भी सुनी होगी नानी दादी से, वो अभी तक याद रहती है ना, तो उसको भी एक कहानी की तरह पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कहानी की तरह पढ़ो। ओके, प्रोसेशन क्या होता है? प्रोसेशन का मतलब पता ही होगा ना, जुलूस, और सीक्वेंस का मतलब तो पता ही है। जुलूस क्यों बोला? एक लाइन में चलने वाले लोग, वही तो होता है। तो इस पेंटिंग में जो तुम देख रहे हो, अलग अलग देशों के लोग जुलूस की तरह, मतलब एक लाइन की तरह, एक ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इस पेंटिंग को बनाने का कोई मतलब क्या कहते हैं, आर्टिस्ट हैं ऐसे ही रैंडमली तस्वीर बना दी? नहीं, उनकी भी तो कुछ इमेजिनेशन थी, ठीक है। और जब बदलाव हो रहे थे तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ देख के ही तो कुछ ना कुछ बनाया होगा। हालांकि इमेजिनेशन ज़रूर थी, बट हर कंट्री को एक ख़ास ऑर्डर में दिखाया गया है, ठीक है। और इस ऑर्डर के पीछे हिस्ट्री भी छुपी हुई है, राइट? समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो प्रोसेशन का सीक्वेंस पढ़ने का मतलब सिर्फ ये याद करना नहीं है कि पहले अमेरिका आया, फिर फ्रांस आया, फिर जर्मनी आई। इसका असली पर्पस पता है क्या था? इसका असली पर्पस ये था कि भाई आर्टिस्ट ने कंट्रीज़ को इसी ऑर्डर में क्यों रखा। इस ऑर्डर में हमें पता चलता है कि उस समय कौन कौन से देश नेशन स्टेट बन चुके। और अब ये मत पूछना नेशन स्टेट क्या होता है प्लीज़, चलो ठीक है मैं बता दूँगी, थोड़ा सा रुको, आगे हम लोग नेशन स्टेट ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा रुको, ठीक है। तो नेशन स्टेट बन चुके हैं और कौन से देश अभी भी एक होने के सपने देख रहे हैं, समझ लो ना। इस इमेज में ये जो लाइन बनी है, और इस लाइन में जो इस लाइन को जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है प्रोसेशन का सीक्वेंस बोलकर, इसका भी कोई ना कोई मतलब होगा, ठीक है। ये कोई ऐसा फालतू टॉपिक नहीं है। तो मैम ये टॉपिक तो हम भी समझते थे क्या है ये टॉपिक, लेकिन ये क्वेश्चन में आया है, तो सारे पेपर में आया है ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं, ओके। तो उसको अगर हम लोग देखें तो कंट्री पहले से ही नेशन स्टेट बन चुकी है, कौन सी कंट्री पहले से नेशन स्टेट बन चुकी है उन्हें आगे दिखाया गया है, ठीक है। जो कंट्री अभी यूनाइटेड नहीं हुई है उन्हें बाद में दिखाया गया है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करें ना बच्चों, तो चलो करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करते हुए कौन सी कंट्री दिख रही है? यूनाइटेड स्टेट। मुझे तो दिख रही है, बाकी बुक में भी यही लिखा हुआ है। अब ये मत कहना कि दीदी की आंखें बड़ी अच्छी हैं उनको दिख गई। दीदी की आंखें अच्छी तो हैं, वैसे तो अच्छी हैं, लेकिन बुक में भी यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले लिबर्टी को क्रॉस करते हुए कौन सी कंट्री पाई गई, क्या दिख रही है? ओके, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं वो। एक्चुअली मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया था, तो मुझे थोड़ी वीडियो काटनी पड़ी। तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करें। ओके, क्यों? क्योंकि 1484 में 1484 में तेरा बाप पैदा हुआ था क्या? 1848, क्योंकि 1848 तक ये दोनों ऑलरेडी एक नेशन स्टेट बन चुके थे, राइट। उसके बाद फ्रांस के लोग आए, ठीक है। उसके बाद फ्रांस के लोग हैं जो अपना रेवोल्यूशनरी ट्री कलर फ्लैग लेकर चल रहे हैं। फ्रांस अभी देख रहे हो, अभी स्टैचू के पास ही पहुंचा है, ठीक है। फ्रांस के पीछे कौन है? जर्मनी के लोग, जिनके पास ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग है, ठीक है। और अगर नहीं पता है फ्रांस का फ्लैग का कलर कैसा है तो एक बार देख लो जाके गूगल पे ही, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब सोरियो ने ये इमेज बनाई थी तो तब जर्मनी एक यूनाइटेड स्टेट तो थी नहीं, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि ये उनका एक ड्रीम था, एक सपना था। तो जर्मनी क्या थी? एक छोटे छोटे जर्मन स्पीकर स्टेट्स में डिवाइडेड थी। तो उनका ये सपना था कि एक दिन वो एक यूनाइटेड नेशन बनेगा, तभी तो उन्होंने ये चीज़ ड्रॉ की, राइट। अब समझे कि वो इमेज क्या दर्शाती है? वो एक इमेजिनेशन दर्शाती है, उनका सपना। जर्मनी के बाद अब देख लो, जर्मनी के बाद कौन कौन सी कंट्री बुक में दी होगी? ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, पोलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, ओके, रशिया है,
एक बार मैप की भी प्रैक्टिस करते रहना। और आसमान में तो क्रिश्चियंस, संत और एंजल्स दिखाई दे ही रहे हैं, जो बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं भाई अपने बच्चों से। ठीक है, ओके। अब नेशन स्टेट को हम एक्सप्लेन करते हैं, नेशन स्टेट क्या होता है। तो भाई अब हम नेशन स्टेट पढ़ना शुरू करें। तो नेशन स्टेट सबसे हम अच्छे से हम बता दें, पहली बात तो हम ये बता दें कि इंडिया एक नेशन स्टेट है। ठीक है, अब नेशन स्टेट होता क्या है ये समझो। नेशन मतलब राष्ट्र, ऐसे लोगों का ग्रुप जिनकी लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन और फीलिंग्स एक जैसे हो और जो खुद को एक ही कम्युनिटी का हिस्सा समझे, मतलब कि लोगों की यूनिटी हो, राइट। अब स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट जिनके पास अपना एरिया मतलब टेरिटरी, कानून, आर्मी और गवर्नमेंट होती है। मतलब गवर्नमेंट, टेरिटरी और लॉ, इन्हीं से तो भैया एक देश चलता है, राइट। आप समझे। तो जब नेशन और स्टेट दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक ही नेशन के लोग, अपनी गवर्नमेंट, अपना टेरिटरी, अपना लॉ। अब तुम ये जब सुन रहे होगे तो तुम्हें एक चीज़ से कंपेयर कर रहे होगे, मोनार्की सिस्टम। याद करो क्या, ये किसका अपोजिट है, मोनार्की सिस्टम के अपोजिट है। यहाँ पे लॉ बराबर है सबके लिए लॉ है। ठीक है, सबको कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है, मतलब वो खुल के जी सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट है, अपनी टेरिटरी है, नेशन के लोग हैं। लेकिन मोनार्की सिस्टम में क्या था, एक ही का रूल चलता था, राजा ने जो कह दिया सो कर दिया। अब जानती हो टैक्स वैक्स ये सब समझो ना। तो ये किसके अपोजिट है, मोनार्की सिस्टम के। आप समझ में आया नेशन स्टेट क्या होता है। तो इस चीज़ को समझो कि जब एक ही नेशन के लोग अपने ही देश में अपनी ही गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं तो उस कंट्री को क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक में क्या था कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि अब तक हमने सोरियो की पेंटिंग देखी थी। अब क्या है कि अब बताएंगे कि यूरोप के लोग नेशन स्टेट क्यों बनना चाहते थे। पहले यूरोप में क्या था, बहुत सारे किंगडम्स थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, अलग अलग रूल्स थे, लोग डिवाइडेड थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, नेशनलिज्म आया। ठीक है, लोगों में यूनिटी आई, सबने कहा कि हम एक नेशन स्टेट हैं, इसलिए हमें एक ही कंट्री और एक ही गवर्नमेंट चाहिए। ज़रा अब हम इसको और डिटेल में पढ़ाएं, आओ पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला नहीं तो पहले यूरोप में बड़े बड़े मल्टी नेशन डायनेस्टी एम्पायर्स होते थे। ठीक है, एक ही राजा अलग अलग जाति, लैंग्वेजेस और कल्चर के लोगों पर रूल करता था। एक किंग है कि समझो कि एक किंग है और उसके अंडर डिफरेंट टाइप के लोग हैं, उनके कल्चर अलग अलग हैं, लैंग्वेज अलग अलग हैं, फिर भी सब पर एक ही रूल करता था। ये तो भाई भेदभाव है और क्या, आप समझे। तो यही चीज़ हम आपको बता रहे थे, हमने ये चीज़ बताई थी पहले ही, तो इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं। तो अब आया है हमारा नेशन स्टेट, ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सब हम आपको बता ही चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो आपको बगल में बॉक्स में जो आपको दिख रहा है, जो मैंने लिखा नहीं है कि ये यूनिटी ऐसे ही नहीं बनी। ठीक है, इसके लिए लोगों ने स्ट्रगल भी किया, लीडर में, मतलब अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे से ये सब चीज़ें लिखोगे, हालांकि इंग्लिश में लिखोगे, तो अगर ये सब चीज़ें आप समझ के लिखोगे। देखो हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है ना बच्चों, मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री को रटना ही नहीं है, एक कहानी की तरह। ये पहली बात तो हुआ है, ठीक है, इसको रटना ही क्यों है भाई, जो हुआ है। ठीक है, इसको हुआ है, इसको एक कहानी की तरह पढ़ो, उसको समझो कि हमारे यहाँ तो नहीं, बट हाँ पहले क्या क्या होता था हिस्ट्री में, क्या क्या एक मतलब चुल होती है यार, कीड़ा नहीं तो कीड़ा वो होना चाहिए, समझ रहे हो। तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। तभी मैंने कुछ अगल बगल में बॉक्सेस में मैं PDF डाल दूँगी, चिंता मत करो, डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, कोने में देख रहे हो बॉक्स, उसमें लिखा है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना। लोगों ने स्ट्रगल्स किए, लीडर ने मेहनत की, आम जनता ने एफर्ट्स डाले, तब जाके नेशन स्टेट का आइडिया डेवलप हुआ, राइट। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं क्लियर होता है। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि पूरे टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ा। ओके, सो वी अंडरस्टूड हाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड इन यूरोप थ्रू द इमेजिनेशन ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। ओके, और हमने देखा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी
वो क्या रिप्रेजेंट करती है, फ्रीडम को। और जो मोनार्की के जो सिंबल्स ग्राउंड पे दिखाए गए थे वो क्या शो करता है कि लोग अब राजा महाराजा वाला सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऑल्सो वी लर्न दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन वे आर मूविंग टूवर्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी सबका एक ही गोल था कि फ्रीडम और इक्वल राइट सबको मिलना, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोसेशन ऑफ डिफरेंट नेशन एंड जर्मनी। उस टाइम यूनाइटेड नेशन नहीं था, इसलिए उनका फ्लैग एक यूनाइटेड जर्मनी के ड्रीम को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, फाइनली अगर देखा जाए तो वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ विच नेशन स्टेट। ओके, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो एक ऐसा नेशन जहां लोग खुद को एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ जोड़ कर रखते हैं और फील करते हैं कि हम सब एक ही नेशन के पार्ट हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एनी डाउट इस टॉपिक में? कोई डाउट? नेशन स्टेट अच्छे से क्लियर हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना कि नेशन स्टेट का आइडिया जो था वो एक दिन में तो डेवलप नहीं हुआ था। इसके लिए लोगों ने बहुत सा स्ट्रगल किया, लीडर ने एफर्ट्स किए और तब जाके कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर बोल रही, ये स्टार्ट कब हुआ था, बहुत चीज़ें आपको देखिए, कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी इस पूरे चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, वो जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स आएंगी उसकी मैं अलग से PDF भी बना दूँगी, उसकी भी प्रैक्टिस होगी, मैप की भी प्रैक्टिस होगी, इस चैनल पे सब कुछ होगा। थोड़ा सा वक्त दे दो, ठीक है। और सबसे पहली बात, जो फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी इमेजिनेशन से ड्रॉ किया था उस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोला था उन्होंने, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डोमेस्टिक एंड सोशल रिपब्लिक। अच्छे से याद रख लो, कब शुरू हुआ था, 1848 में। ओके, समझ गए? कोई दिक्कत, किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम? अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारा एक नया टॉपिक। ठीक है, अब हम अपना पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से नेशनलिज्म की बिगिनिंग कैसे हुई। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट लाइन देखते हैं, बुक में लिखी हुई है पहला पैराग्राफ में, कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नेशनलिज्म का सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है। यहीं से लोगों की सोच बदलनी शुरू हुई और उन्हें ये एहसास हुआ कि देश सिर्फ राजा का नहीं होता बल्कि देश के लोगों का भी होता है। ठीक है, लेकिन एक सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ फ्रांस में कि रेवोल्यूशन करनी पड़ी। ठीक है, अब इसको जानने के लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का फ्रांस दिखने में कैसा था। ठीक है, क्या था वहाँ पे। 1789 से पहले फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी। अब एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है दीदी? एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है कि वो चीज़, वो पावर, मतलब पूरी पावर सिर्फ एक किंग के पास होती थी। जो किंग डिसाइड करेगा वही होगा फाइनल। ठीक है, आम लोगों की कोई पहचान नहीं थी, आम लोगों की कोई पूछता भी नहीं था, कि उनका कोई डिसीजन नहीं सुनता था, उनके पास ना कोई राइट्स थे ना कुछ था। ठीक है, और उनकी जो भी प्रॉब्लम होती थी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। मतलब कि एक लाइन में अगर बोला जाए तो पूरा कंट्रोल एक किसके पास था, एक राजा के पास था। ठीक है, आप सोचो बच्चों कि अगर सिर्फ एक ही इंसान के सारे डिसीजन सारे डिसीजन लेगा और बाकी लोगों की कोई वैल्यू नहीं करेगा तो क्या वो देश, क्या उस देश के लोग खुश रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इसी वजह से धीरे धीरे फ्रांस के लोग मोनार्की से परेशान होने लगे, उनके अंदर चेंजेस की डिमांड बढ़ने लगी। यही डिससेटिस्फैक्शन आगे चलकर फ्रांस रेवोल्यूशन का रीज़न बना। राइट, अब यहीं से नेशनलिज्म की एक्चुअली जर्नी शुरू होती है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ओके,
तो बच्चों यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या आया। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि नेशनलिज्म की जर्नी कैसे शुरू हुई थी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से पहले हमारा फ्रांस कैसा था, उसमें क्या होता था वहाँ पे। ठीक है, अब क्या चेंजेस आए हैं ये पढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, लेकिन इन सब में से जो सबसे बड़ा चेंज था वो था पावर ट्रांसफ़र का। अब तुम लोग सोचो कि भैया पावर किससे कहाँ, किससे किसके पास गई, राइट। पहली बात तो पहली जो पावर थी, पूरी पावर किसके पास थी, जल्दी बोलो? किंग के पास थी। देश में क्या होगा, कौन क्या लॉ बनेगा, कौन क्या लॉ फॉलो करेगा, सब कुछ जो भी था वो सिर्फ किंग के डिसाइड में था, किंग ही डिसाइड करता था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये सिस्टम बदल गया। अब पावर मोनार्की से हटकर सिटीजन्स के पास चली गई, यानी कि अब देश का फ्यूचर सिर्फ एक किंग डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि कौन डिसाइड करेगा? देश के लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आती है कि एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी अगर इम्पॉर्टेंट है, बट मुझे नहीं लगता है, बट मुझे ये लाइन इसमें डालनी थी तो मैंने डाल दी। द पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि नेशन सिर्फ किंग का नहीं होता, नेशन उस देश के लोगों का भी होता है, का भी नहीं, लोगों का ही होता है। ठीक है, यानी किसी भी कंट्री की असली पहचान उसके सिटीजन से होती है, ना कि सिर्फ उसका रूलर। और बच्चों उस टाइम के लिए देखा जाए तो ये सोच बहुत ही रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि पहली बार एक कॉमन पीपल को इम्पोर्टेंस दी गई, उन्हें भी देश का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना गया, राइट। यही आइडिया आगे चलकर एक नेशनलिज्म का फाउंडेशन बना। आप समझे? अब हम लोग आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, कलेक्टिविटी आइडेंटिटी का आइडिया। अब ये कलेक्टिविटी आइडेंटिटी का आइडिया होता क्या है? तो बच्चों अब एक बात बताओ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पर्पस क्या था? सिर्फ गवर्नमेंट को बदलना तो नहीं था ना, उनका ये पर्पस था, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का चाहते थे कि फ्रांस के लोग की सोच भी बदले। अब आप सोचिए, अगर किसी देश के लोग अपने आप को अलग अलग ग्रुप में बांट कर दिखाएंगे तो क्या वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए फ्रांस रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि फ्रांस का हर एक व्यक्ति ये फील करे कि हम सब एक नेशन के हिस्सा हैं, राइट। चाहे कोई किसी भी एरिया से हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, या किसी भी बैकवर्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी पहचान एक ही होनी चाहिए, फ्रांस सिटीज़न वॉट एवर यू से। ओके, इसी फीलिंग को क्या कहते हैं? कलेक्टिविटी आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है कि कॉमन फीलिंग की बात करना, हम सब एक ही नेशन के हैं। अब इसी आइडिया को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने 2 नए कॉन्सेप्ट निकाले थे, इंट्रोड्यूस किया था, ले पैट्री और ली सिटोरियन। ओके, ये 2 कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाले थे। तो सबसे पहला ले पैट्री का मीनिंग होता है कि फादरलैंड क्या, यानी अपना देश, अपनी मातृभूमि या होमलैंड। ओके, इसका मैसेज ये था कि देश सिर्फ किंग का नहीं है, बल्कि हर सिटीज़न का अपना देश है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था? ली सिटोरियन, जिसका मीनिंग होता है सिटीज़न यानी नागरिक। ओके, ये पॉइंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले लोगों को किंग के सब्जेक्ट कहा जाता था, मतलब उनकी पहचान सिर्फ इतनी थी कि वो राजा के अंडर रहते थे। ठीक है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उन्हें सिटीज़न कहा गया या कहा जाने लगा। और सिटीज़न होने का मतलब क्या होता है? मतलब
सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलेगा, लॉ के सामने सब बराबर होंगे और हर सिटीज़न को नेशन के डेवलपमेंट और गवर्नमेंट में प्रैक्टिकल करने की अधिकार होगा। राइट। तो बच्चों ये सिर्फ एक नाम बदलने की बात नहीं थी, ये लोगों की पूरी आइडेंटिटी और उनकी इम्पोर्टेंस को बदलने वाली सोच थी। यही फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आप समझे? ओके। तो बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि सिर्फ गवर्नमेंट बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा करनी है तो उन्हें इमोशनली भी नेशन से जोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने एक नेशनल सिंबल का यूज़ करना शुरू किया। अब सोचना इस चीज़ को, आज जब हम अपना इंडिया का फ्लैग देखते हैं, तिरंगा देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर रिस्पेक्ट और एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आ जाती है, एक देशभक्ति की फीलिंग आ जाती है ना। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज भी यही चाहते थे कि फ्रांस के लोग अपने देश से इमोशनली कनेक्टेड हो जाएं। इसीलिए उन्होंने एक नया फ्रेंच फ्लैग अडॉप्ट किया जिसे 3 कलर फ्लैग कहा गया। अब एक बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ फ्लैग का कलर चेंज करना नहीं था, ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ था। पहले देखो क्या था, पहले फ्रांस का जो रॉयल फ्लैग था वो किंग और मोनार्की को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन जब 3 कलर फ्लैग आया तो उसने रॉयल फ्लैग की जगह ले ली। राइट। यानी अब ये मैसेज दिया गया है कि फ्रांस सिर्फ किंग का देश नहीं है, बल्कि फ्रांस उनके सिटीज़न का एक नेशन है। इसलिए 3 कलर फ्लैग नेशनलिज्म का एक पावरफुल सिंबल बन गया। ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी। भाई देखो, हर एक स्टेट में हर एक कंट्री में पॉलिटिकल बॉडी तो होगी ही होगी। फ्रांस में एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी जिसे ई स्टेट जनरल कहा जाता था। लेकिन फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद इसका नाम बदल कर नेशनल सिंबल कर दिया गया। अब सवाल ये आता है कि भाई नाम बदलने की ज़रूरत क्या थी? तो बच्चों ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, इसका थॉट ये मैसेज दिया गया कि अब गवर्नमेंट सिर्फ किंग के लिए काम नहीं करेगी, अब गवर्नमेंट पूरी नेशन और उनके सिटीज़न को रिप्रेजेंट करेगी। अब समझे? किसको रिप्रेजेंट करेगी? उनके सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करेगी। जैसा कि मैंने बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी जिसे कहते हैं ई स्टेट जनरल। अब ये ई स्टेट जनरल किसने रखा होगा? ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों ने किंग ने, मोनार्की सिस्टम जब थी तब ये हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है उसको बदला गया, उस नाम को बदला गया, बदल कर रखा गया नेशनल असेंबली। ठीक है। यानी अब डिसीजन किसी एक किंग की मर्जी से नहीं, बल्कि नेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इसलिए ई स्टेट जनरल का नेशनल असेंबली बनना भी नेशनलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग बनने की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप था। आप समझे? एनी डाउट? कोई भी दिक्कत हो, एनी डाउट, कमेंट करो, मुझे बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, हम उसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल समझाएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ें। ओके। अब बच्चों समझो कि रेवोल्यूशनरीज ने सिर्फ फ्लैग और इंस्टीट्यूशन ही नहीं बदला, उन्होंने लोगों के इमोशंस को नेशन के साथ जोड़ने के लिए और भी काम किए। जैसे नया नेशनल सॉन्ग जिसे हम लोग कहते हैं हिम्न, HYMNS, ओके, हिम्न बनाया गया। लोगों से ओथ यानी देश के प्रति वफादारी की कस्में दिलाई गई। ओथ मतलब यही होता है ना, वफादारी की कस्में दिलाई गई।
और जो रिवॉल्यूशनरी के लिए अपनी जान भी दे देते थे, यानी शहीद के रूप में रिस्पेक्ट दिया गया। अब ये सब क्यों किया गया? ताकि हर सिटीज़न के अंदर ये फीलिंग आए कि वो अपने नेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ज़रूरत पड़ने पर अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करने को भी तैयार है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इन तीनों पॉइंट्स का मैं पर्पस एक लाइन में समझाऊं तो वो ये होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हर पॉसिबल तरीके से फ्रांस के लोगों के अंदर नेशनलिज्म, यूनिटी और लव फॉर द नेशन की फीलिंग डेवलप करना चाहती थी, राइट। और इसी वजह से उन्होंने नेशनल सिंबल, नेशनल असेंबली और नेशनल सॉन्ग ओथ जैसी आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। ओके, अंडरस्टूड। तो अब बच्चों फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद सिर्फ लोगों की सोच ही नहीं बदली, बल्कि फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी बड़े चेंजेस किए गए। ठीक है, अब ज़रा सोचना कि अगर एक ही देश के अलग अलग एरिया में अलग लॉज, अलग टैक्स और अलग मेजरमेंट हों तो कितनी प्रॉब्लम होगी। मान लो आप एक सिटी से दूसरी सिटी में बिज़नेस कर रहे हो, ठीक। अब एक जगह 1 किलो का मतलब कुछ और है, दूसरी जगह 1 किलो का मतलब कुछ और है। एक जगह 1 किलो में इतनी कम चीज़ मिल रही है और दूसरी जगह 1 किलो में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ मिल रही है। समझ लो, कहीं टैक्स ज़्यादा है, कहीं टैक्स कम है, कहीं अलग रूल हैं, कहीं अलग रूल हैं। दिक्कत आएगी ना, बिल्कुल आएगी। तो बिज़नेस करने में तो दिक्कत आएगी ही, राइट। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब पूरे फ्रांस में सेम लॉज अप्लाई होने लगे, राइट। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी गई और सेम वेट एंड मेजरमेंट यूज़ किए जाने लगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो गया और ट्रेड एंड बिजनेस भी पहले से काफ़ी स्मूथ हो गई, राइट। अब बच्चों इस चीज़ को समझो कि सिर्फ लॉज सेम करने देने से ही यूनिटी नहीं आएगी, राइट। एक और प्रॉब्लम हो रही थी, क्या थी वो, कि फ्रांस के अलग अलग रीजन्स में लोग अलग अलग रीजनल डिक्लेक्ट बोलते हैं। अब सोचो, अगर एक ही देश के लोग एक दूसरे की लैंग्वेज ना समझ पाएँ तो उनके बीच क्या होगा, यूनिटी तो आएगी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट अलग होगा और लड़ाई झगड़ा होगा। बात समझ में आएगी नहीं, समझ लो ना, एक तरीके से यूनिटी तो नहीं आने वाली। इसीलिए रिवॉल्यूशनरीज़ ने डिसाइड किया कि पूरे फ्रांस में पेरिस वाली फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बनाया जाए, राइट। धीरे धीरे रीजनल डिलेक्ट का यूज़ कम किया गया और कॉमन फ्रांस लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। इसका पर्पस क्या था भाई? इसका पर्पस किसी लैंग्वेज को ख़त्म करना नहीं था। पहली बार मेन पर्पस था कि पूरे फ्रांस के लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी फील कराएं और उनके बीच यूनिटी और कम्युनिकेशन और भी स्ट्रॉन्ग करें। अब हमारे इंडिया में ही देख लो, इंडिया में कॉमन लैंग्वेज क्या है? हिंदी, इंग्लिश, राइट। लेकिन अब पूरे इंडिया में सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। अभी तुम साउथ में चले जाओगे, तुम्हें साउथ तो आती नहीं होगी, अगर साउथ में जाओगे तो साउथ तो आएगी नहीं तुम्हें, लेकिन तुम इंग्लिश में बात करके कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि एक लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज है, ये पूरे इंडिया को आती होगी इंग्लिश, राइट। समझ लो ना, किसी की लैंग्वेज नहीं खा गए हम लोग, बस एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी, राइट। समझे ना? तो ये वही चीज़ है, ठीक है। अब बच्चों देखो कि फ्रांस रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। उनका मानना था कि हर इंसान को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने एक मिशन भी रखा। वो कहते थे कि फ्रांस का मिशन है यूरोप के लोगों को डिस्पोटिज़म से फ्री करना। अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया, डिस्पोटिज़म क्या होता है? डिस्पोटिज़म आप देख रहे होगे, आपकी बुक में लिखा होगा। इसका मतलब होता है कि ऐसा रूल जहाँ रूलर अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेता है, लोगों को फ्रीडम नहीं देता है, उनके राइट्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती है,
ठीक है। फ्रांस का यही मिशन था कि यूरोप के लोगों को इससे फ्री करना। ठीक है। फ्रांस रेवोल्यूशनरीज़ का मानना था कि जैसे फ्रांस के लोगों ने फ्रीडम हासिल की है, वैसे ही यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को भी लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म का अधिकार मिलना चाहिए। बताओ कितनी अच्छी बात है ना। यानी फ्रांस सिर्फ अपने देश में ही चेंजेस नहीं लाना चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि फ्रांस रेवोल्यूशन का जो भी आइडिया है यूरोप में और बाकी कंट्रीज़ के लोग भी अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं, उनके तक ये आइडिया पहुँचे। समझे, इनका सिर्फ यही मानना था। समझ लो हम क्या कह रहे हैं, अब समझ गए। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना हो तो हम फिर बोलते हैं कोई भी डाउट हो बता देना, राइट। अब अगर तुम देखना तो राइट साइड बॉक्स में एक इमेज होगी एंड्रेस रेबमन की। ठीक है। अब बच्चों, बुक के राइट साइड में जो इमेज तुम्हें दिख रही है, इस इमेज में जर्मन के जर्नलिस्ट हैं। तो बच्चों देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिर्फ फ्रांस तक तो सीमित नहीं था। ठीक है, फ्रांस तक ही लिमिटेड नहीं था। ठीक, जैसे जैसे रिवॉल्यूशन की न्यूज़ यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ और सिटीज़ में पहुंचने लगी थी ना, वैसे वैसे ही वहाँ के लोगों में भी बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे ये चीज़ देख के। और बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो असर किस पे पड़ा, स्टूडेंट्स पे पड़ा, एजुकेटिंग सिस्टम पे पड़ा, मिडिल क्लास पे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है। अब सवाल ये है कि लोगों ने ऐसा क्या किया। इन्होंने मिलकर जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किया। अब पूछोगे दीदी जैकोबिन क्लब क्या है? भाई ये एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ लोग एक जगह बैठकर फ्रांस रेवोल्यूशन के आइडियाज़ पर डिस्कस करते हैं और उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। ये क्लब लोगों को बताते हैं कि फ्रीडम, लिबर्टी, राइट, फ्रीडम, इक्वालिटी और नेशनलिज्म कितना इम्पॉर्टेंट है और हर इंसान को अपने राइट्स के लिए खड़े होना चाहिए। यानी जैकोबिन क्लब का मेन काम था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड करना। सिंपल, कोई डाउट, कोई तकलीफ़। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जैकोबिन क्लब ने यूरोप में नेशनलिज्म को बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। अब समझे। अब देखो, सिर्फ जैकोबिन क्लब ही नहीं बल्कि फ्रेंच आर्मी ने भी नेशनलिज्म के आइडिया को यूरोप में फैलाने में बहुत बड़ा हाथ था, मतलब बहुत बड़ा रोल था इनका। ठीक है। 1790s के दौरान क्या हुआ कि फ्रेंच आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली जैसे कंट्रीज़ में पहुंची। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि फ्रेंच आर्मी सिर्फ अपनी टेरिटरी बढ़ाने या वॉर करने के लिए ही नहीं जा रही थी। जहाँ जहाँ ये आर्मीज़ गई वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियाज़ भी साथ लेकर गई। ठीक है। यानी लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म के बारे में बताया गया। उन्हें ये समझाया गया कि देश सिर्फ राजा का नहीं होता बल्कि उस देश के लोगों का भी होता है। इस वजह से धीरे धीरे यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाने लगे और उनके अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगी। ठीक है। अगर एक लाइन में अगर इसको हम याद रखना चाहें तो जैकोबिन क्लब ने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाया और फ्रेंच आर्मी उन आइडियाज़ को यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ तक लेके गए। दोनों ने मिलकर यूरोप में नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया। आप समझे। अच्छा बच्चों, अब तुम देखो कि राइट साइड पे एक इमेज दिख रही होगी, एंड्रेस रेबमन इमेज, कुछ लिख के आ रहा हुआ नीचे। अभी मेरे पास बुक नहीं है बट
तुम लोग अगर देख सकते हो तो देखो, बाकी इस इमेज में तो तुम्हें दिख ही रहा है। तो बुक के राइट साइड में एक इमेज जो दी गई है एग्ज़ाम के तौर पे, तो पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट, पहली बात तो हिस्ट्री में हर इमेज ही इम्पॉर्टेंट है, अभी नहीं तो बाद में। वैसे बोर्ड चल रहा है तुम लोग का, इस साल बोर्ड है, वो बोर्ड में इमेज तो आएगी ही आएगी। पूछा जाता है कि ये इमेज देंगे, वो पूछा जाएगा कि ये बताओ ये कौन सी इमेज है, ठीक है। तो इमेज तो जितनी भी पिक्चर्स दी गई हैं बुक में सारी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या। सबसे पहले ये जान लो कि ये इमेज 1789 में जर्मन जो जर्नलिस्ट थे एंड्रेस रेबमैन ने डिज़ाइन की थी, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये इमेज के थ्रू, क्योंकि इस बुक में इस चैप्टर में जितनी इमेजेस हैं वो कुछ ना कुछ दर्शाती हैं, कुछ ना कुछ दिखाती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई थॉट, कुछ ना कुछ तो होता है, राइट। अब अगर आप ये इमेज ध्यान से देखेंगे तो इसमें फ्रांस की बैस्टिल जो जेल पर हुआ अटैक दिखाया गया है, राइट। साथ ही जर्मनी के कैसल एरिया का एक फोर्ट्रेस भी दिखाया गया है। अब बच्चों सिर्फ इमेज देखने से तो काफ़ी नहीं है, हमने ये समझना है कि आर्टिस्ट इस इमेज के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं, राइट। फ्रांस में लोग मोनार्की और ऑपरेशन के काफ़ी खिलाफ़ खड़े हुए हैं, ये तो पता ही है। उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया और रेवोल्यूशन की शुरुआत की, राइट। अब एंड्रेस रॉबिन ने दिखाया है कि जैसे फ्रांस के लोग फ्रीडम के लिए लड़े, वैसे ही जर्मनी के लोग भी अपनी आज़ादी के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, उनको भी खुद लड़ना पड़ेगा, राइट। इसी वजह से इमेज के साथ उन्होंने एक फेमस स्लोगन भी लिखा है, अगर नीचे देखो आप, लिखा हुआ है द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश आकर हमें फ्रीडम देंगे, राइट। फ्रीडम एक गिफ्ट नहीं है जो हाँ लो ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, नहीं। उसके लिए लोगों को खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी राइट्स के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और ज़रूरत पड़ने पर तो भाई सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं फ्रीडम मिल गई, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एंड्रेस रेबन जर्मन जोकोबिन जो क्लब था उसके मेंबर थे, ओके। जो मैंने अभी पीछे पढ़ा ना जोकोबिन क्लब, उसके क्या थे, वो मेंबर थे, राइट। अब इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन का आइडिया सिर्फ देखो फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, वो जर्मनी तक भी पहुंचना शुरू हो गया था। वहाँ के एजुकेटेड लोग भी लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म जैसे आइडियाज़ से इंस्पायर होने लगे थे। तो बच्चों अगर देखो, अगर इस इमेज को एक लाइन में अगर याद रखना चाहो तो हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? ये लाइन सुनना कि फ्रांस रेवोल्यूशन ने सिर्फ फ्रांस को नहीं बदला, बल्कि उसके आइडियाज़ जर्मनी जैसे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ तक भी पहुंचाई गई, ठीक है। और वहाँ के लोगों को भी फ्रीडम और नेशनलिज्म के लिए इंस्पायर किया गया, ठीक है। ऐसे ही देखो कोई भी आज़ादी नहीं मिल जाती है, राइट। इनका भी बहुत हाथ तो वैसे बहुत लोगों का था, राइट। बहुत जर्नलिस्ट, बहुत लोगों का हाथ था, बट सच बताऊं तो फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिल जाती है। अभी से तुम लोगों को बुक पे पढ़ने में बहुत आसान लग रहा होगा, ऐसा ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, नहीं। जो स्ट्रगल हुआ, जो सेक्रीफाइस किए गए, कितने लोगों की जानें गई हैं, तब जाके फ्रांस छोड़ो इंडिया को भी आज़ादी मिली है, समझें? अब समझें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा ये टॉपिक शुरू होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन कोड 1804 में और नेपोलियंस रिफॉर्म इन यूरोप, ये तीनों चीज़ें हम लोग इस पार्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट थे कौन। नेपोलियन फ्रांस का एक पावरफुल मिलिट्री लीडर थे। अपनी मिलिट्री स्किल्स और लीडरशिप की वजह से उन्होंने फ्रांस में बहुत जल्दी अपनी पहचान बना ली थी, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में पर्पस था कि मोनार्की को ख़त्म करके लोगों को पावर देनी,
राइट। लेकिन जब नेपोलियन पावर में आया तो धीरे धीरे उसने अपने हाथ में अथॉरिटी लेना शुरू कर दिया और फ्रांस में मोनार्की को दोबारा इस्टेब्लिश किया था भाई। ठीक है, अब देखो भाई क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ भाई, डेमोक्रेसी पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नेपोलियन ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही काम किए हैं कि मोनार्की वापस लाई। उसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ के फील्ड में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी लाए हैं जिनके इम्पैक्ट सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा फैले। ठीक है, और इन्हीं रिफॉर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट था नेपोलिक कोड। नेपोलिक कोड 1804 में नेपोलियन ने एक सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था जिसे नेपोलिक कोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कोड एग्ज़ाम के लिए भैया देखो है इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मैं क्वेश्चन लास्ट में लिख दूँगी। और हाँ, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरी वीडियोस आ रही हैं, आने वाली हैं, मैं वो एक पार्ट में ही डालूँगी। मतलब कि चैप्टर 1 में कम से कम 6 टॉपिक्स हैं और हर एक 6 टॉपिक के सब टॉपिक भी हैं, राइट। और मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ उस तरीके से तो बहुत ही आराम से ये वीडियो लंबी जा रही है और मेरे ख्याल से वही सही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं हर एक टॉपिक के ही पार्ट्स दूंगी। मैंने हालांकि पहले बोला था कि हाँ मैं 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगी और मैं कोशिश भी करूँगी कि मैं 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर दूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसे पढ़ाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो मैं इतना टाइम बिल्कुल लूँगी। ठीक है, बस कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना कि दिक्कत है कहाँ, लग कहाँ रही है। ठीक है, क्या नहीं समझ में आ रहा, हम ना रिप्लाई दें तब बोलना, हमें बताना, हम उसको आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, आपकी मदद करेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करें हम इसके क्वेश्चंस। हर एक टॉपिक के भी मैं क्वेश्चंस दूँगी कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चिंता लेने की कोई बात नहीं। अगर हर एक टॉपिक का पता होगा कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, राइट। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो शुरू करें। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि इस कोड में ऐसा क्या खास था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, बर्थ बेस्ड प्रिविलेज को ख़त्म कर दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ भाई, पहले अगर तुम कोई रिच और रॉयल फैमिली को देखोगे तो उनके जो अमीर फैमिली होती है तो उनके पास पैदाइश से अगर कहो ना तो उनके पास एक ऑटोमेटिकली स्पेशल राइट्स आ जाते हैं। और ये बात तो सच है भाई, जो पैसे वाले लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है वो आ जाता है भाई, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, राइट्स आ ही जाते हैं। हाँ भाई, पैसा देके कुछ भी करवा लो, एक ऐसा भी हो रहा है, ये अभी भी है, इंडिया में भी है, राइट। लेकिन नेपोलियन कोड में क्या था, ने कहा कि सिर्फ किसी अमीर या रॉयल फैमिली में पैदा होने से किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, सबके लिए एक ही सिस्टम होगा, राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट फ्यूचर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने हर व्यक्ति बराबर है। ठीक है, चाहे कोई वो अमीर हो चाहे गरीब हो, पावर हो या ऑर्डिनरी सिटीज़न हो, डजेंट मैटर। ठीक है, लॉ सबके लिए बराबर ही है। ठीक है, अच्छे काम ही तो हैं, और क्या सबसे अच्छा काम है राइट टू प्रॉपर्टी। तीसरा, नेपोलियन ने लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को लीगली प्रोटेक्शन दी। ठीक है, मतलब अगर किसी ने मेहनत से अपनी प्रॉपर्टी बनाई है तो उस पर उसका लीगल राइट्स होगा और कोई भी उसका प्रॉपर्टी को आसानी से नहीं छीन सकता। ठीक है, इसी वजह से नेपोलियन जो कोड था उस टाइम का एक बहुत मॉडर्न और प्रोग्रेसिव लॉ माना गया, राइट। अब आते हैं इनके रिफॉर्म्स में जो यूरोप में थे, राइट। अब बच्चों देखो, नेपोलियन सिर्फ फ्रांस तक ही लिमिटेड तो था नहीं, राइट। जहाँ जहाँ उनका कंट्रोल हुआ वहाँ भी उन्होंने ये इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की। अब याद करो कि फ्यूडल सिस्टम में पीजेंट्स को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होते थे, राइट। सामान कितना, बहुत ढेर सारे बिजनेस में रिस्ट्रिक्शंस होते थे, राइट। बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी। नेपोलियन ने उनमें से कई रिस्ट्रिक्शन हटा के
हटा दी और पीसेस को ज़्यादा आज़ादी दी, राइट। उसमें से जो सोसाइटी रिस्ट्रिक्शन भी रिमूव किए, राइट। सोसाइटी जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन थे जो डिसाइड करते थे कि कौन बिज़नेस करेगा कौन नहीं, ठीक है। जो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको भी ख़त्म किया, ठीक है। नेपोलियन ने इन अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को कम किया, जिससे बिज़नेस करना बहुत ईजी हो गया एक तरीके से। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। अब एक चीज़ सोचना, अगर रोड अच्छी होगी तो कम्युनिकेशन फास्ट होगा, बिज़नेस फास्ट होगा। इसी वजह से गुड्स और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना और ट्रेड काफ़ी अच्छा होगा, ट्रेड में ग्रोथ होगी, ठीक है। समझ लो, बिजनेसमैन को लगा कि अगर सेम लॉ, यूनिफॉर्म रूल्स और कॉमन करेंसी होगी तो अलग अलग रीजन्स में ट्रेड करना और भी इजी हो जाएगा, राइट। इसीलिए यूरोप के कई बिजनेसमैन ने नेपोलियन के रिफॉर्म को सपोर्ट भी किया था। लेकिन बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, नेपोलियन एक इनकंसिस्टेंसी के पर्सनैलिटी था। उसकी इनकंसिस्टेंसी पर्सनैलिटी ये थी कि एक तरफ उसने इक्वालिटी, यूनिफॉर्म लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन को तो इम्प्रूव किया ही किया, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपने कंट्रोल को भी ध्यान और डेमोक्रेसी को वीक कर दिया। उसने किया तो ये सब बहुत अच्छा, लेकिन इसी के चलते इसको पावर भी मिली कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, सपोर्ट में भी ले, उसी को उसने कितना वो बना लिया कि डेमोक्रेसी को उसने वीक कर लिया, राइट। इसीलिए हिस्ट्री में नेपोलियन को सिर्फ हीरो या एक तरीके से कह लो विलन नहीं माना जाता है। उसके कुछ रिफॉर्म्स बहुत बेनिफिशियल थे, लेकिन उसका इम्पीरियस रूल लोगों को पसंद नहीं आया, राइट। इम्पीरियस मतलब स्ट्रिक्ट रूल लोगों को पसंद नहीं आया। यही पॉइंट एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप समझे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं यूरोप के मैप में जो 1815 में दिखाया गया है इसमें। तो अब बच्चों बुक में एक यूरोप का मैप दिया गया है, राइट। इस मैप को देखकर घबराना मत, ठीक है, क्योंकि घबरा तो मैं भी गई थी, बट मैं तुम्हें समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में मैप याद नहीं करना होता है, पता है ना। देखो मैप आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, राइट। तो घबराओ मत, चिल रहो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैप कांग्रेस ऑफ वीना 1815 के बाद यूरोप को शो करता है, राइट। अब सवाल ये है कि इस मैप का मेन पर्पस क्या था। देखो इस मैप के थ्रू हमें ये बताया गया कि उस टाइम यूरोप बिल्कुल यूनाइटेड नहीं था, राइट। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो जर्मनी एक कंट्री नहीं दिखाई गई, वो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट में डिवाइडेड थी, राइट। इसी तरह इटली भी एक यूनाइटेड कंट्री नहीं थी, वो भी अलग अलग किंगडम्स में क्या थी, स्टेट में बनती हुई थी, राइट। सिर्फ जर्मनी और इटली ही नहीं बल्कि यूरोप के भी कई एरिया पर अलग अलग एम्पायर का कंट्रोल था। यानी उस टाइम नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन इस डिवाइडेड यूरोप में धीरे धीरे नेशनलिज्म का आइडिया जो था फैल रहा था और लोग एक यूनाइटेड नेशन बनने का सपना भी देखने लगे थे भाई। इसलिए ये जो मैप का मेन मैसेज है सिर्फ इतना याद रखना नहीं है कि 1850 में यूरोप डिवाइडेड था और नेशनलिज्म धीरे धीरे उनको चेंज कर रहा था। आप समझे, इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, तब प्रेशर मत लो। अब तुम एक इमेज देख रहे होगे, इमेज 4 करके होगा आई थिंक, राइट। उसमें देख रहे होगे वो टॉपिक, उसका नाम है ट्री ऑफ लिबर्टी, राइट। उस इमेज को देखो कि ये इमेज एक जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने बनाई थी, ठीक है। अब कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज क्या बताना चाहते थे कि अब तक हम देख रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ यूरोप में स्प्रेड हो रहे हैं
और लोग उनसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। लेकिन अब ये इमेज हमें क्या बता रही है कि अगर आप इमेज को ध्यान से देखो तो फ्रेंच सोल्जर लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कहीं वो एक पीजेंट्स की काट ले रहे हैं, कहीं यंग वुमेन को परेशान कर रहे हैं, कहीं एक पीजेंट को देखो ज़बरदस्ती घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया है। राइट। अब आर्टिस्ट इस इमेज के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भाई? ये बोलना चाह रहे हैं कि फ्रेंच आर्मी शुरू में लाइबर्टी लग रही थी, राइट, लिबरेटर लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनका जो बिहेवियर है रूलर और ऑपरेशन जैसा बनता जा रहा था। राइट। इमेज में एक सरकास्टिक लाइन भी दी हुई है बच्चों, देखना कि लिखा हुआ है टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। इस लाइन का मेन मतलब ये है कि फ्रेंच आर्मी बोल रही थी कि वो फ्रीडम और इक्वालिटी देने आई है, लेकिन उनके एक्शन कुछ और ही दिखा रहे हैं। यानी एक तरफ वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों पर प्रेशर और कंट्रोल भी कर रहे हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शन को आर्टिस्ट ने इमेज के थ्रू दिखाया है। अब आता है हमारा बच्चों, देखो जब फ्रेंच आर्मी यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंची तो शुरुआत में तो लोगों पे भैया यही था कि काफ़ी खुशी हुई उनको कि अरे वाह आए हैं हम लोगों को आज़ादी दिलवाने। राइट। क्योंकि भाई वो लोग तो चल ही रहे थे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम का मैसेज लेकर। राइट। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगी। फ्रेंच रूलर ने कई जगह हैवी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। लोगों की फ्रीडम को एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगने लगी, जिससे हम सेंसरशिप कहते हैं। अब सेंसरशिप तो पता ही क्या होता है। और कई यंग लोग को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती भी किया गया, जैसे फोर्स आर्मी। ठीक है, फोर्स आर्मी रिक्वायरमेंट कहा जाता है जिसे, क्योंकि उनको भाई ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था यंग लोगों को। अब सोचने वाली बात है बच्चों, अगर किसी पर ज़्यादा टैक्स लग जाए, उसकी फ्रीडम छीन जाए, उसे ज़बरदस्ती आर्मी में भेज दिया जाए तो क्या वो खुश रहेगा? और ऐसी बात नहीं रहेगा। इसी वजह से जो लोग पहले फ्रेंच आर्मी का वेलकम कर रहे थे, वही लोग धीरे धीरे उनके खिलाफ होने लगे। यानी शुरुआत में लोगों को फ्रेंच आर्मी लिबरेटर लगी, लेकिन बाद में उनका एक्सप्रेशन इतना अच्छा नहीं लगा। राइट। तो बच्चों आज का ये जो टॉपिक है हमारा क्लियर हो गया। तो हमने इसमें क्या देखा? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यूरोप में जो नेशनलिज्म की शुरुआत की थी, पहली बार लोगों को ये एहसास दिलाया कि नेशन सिर्फ किंग का नहीं होता बल्कि एक देश का भी होता है। ठीक है। हमने ये भी समझा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज़ को प्रमोट किया। नेशनल सिंबल, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लॉज, नेशनल असेंबली जैसी चेंजेस के थ्रू लोगों के अंदर यूनिटी और नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की। इसके बाद हमने नेपोलियन, उनके आइडियाज़, उनका जो सपोर्ट था, उनके जो कोट्स थे वो सब हमने पढ़ा, लेकिन साथ में उनका जो कंट्रोल था लोगों के प्रति वो भी अच्छा नहीं था, जो लोगों को पसंद भी नहीं आया। राइट। फाइनल हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडिया है वो धीरे धीरे यूरोप में फैल गया। ठीक है, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट, अच्छे सब कुछ क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताना मुझे। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, हाँ मैं मानती हूँ वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वीडियो लंबी है इसलिए बहुत ज़्यादा कह लो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं बता रही कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ कि मैं हर टॉपिक इस चैप्टर में आई थिंक 5 और 6 टॉपिक हैं और उस टॉपिक के सब टॉपिक भी हैं, तो मैं हर एक टॉपिक को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ पार्ट वाइज। मेरा ये मानना है
कि अगर एक एक टॉपिक मैं अच्छे से समझाऊंगी तभी जाके आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला, क्योंकि 10th में जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के वो बहुत लंबे लंबे हैं, राइट। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाऊँ ईजी लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और, हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं उस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी, क्योंकि एक साथ अगर मैं क्वेश्चन दूंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। अगर मैं एक टॉपिक में बताऊंगी कि इस टॉपिक में ये 3 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है, या इस टॉपिक में ऐसे 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो मैं हर एक टॉपिक के लास्ट में, अभी मैं इसमें भी लास्ट में आपको दे दूँगी इस टॉपिक से मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने वाले। और प्रैक्टिस करना, मेरे को बताना किया कि नहीं किया। ओके, और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे की वीडियो भी आएगी। ओके, और मिलते हैं पार्ट 2 में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, and see you in the next class. Bye bye, tata.